हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, और जहां पर हम सब्जेक्ट आईपी मतलब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर था क्लास 11 का। हमने क्लास 11 में एसक्यूएल का लास्ट चैप्टर क्लियर किया था, जहां पर हमने डेटाबेस और टेबल को क्रिएट किया था एंड कुछ क्वेरीज देखी थी। तो उन्हीं कुछ क्वेरीज को हम इस वीडियो में बेसिकली एक्सटेंड करने वाले हैं और इसको डिटेल में थोड़ा बहुत कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जाके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 माई एसक्यूएल देख लो, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो इन केस अगर आप भूल गए हो कि प्रीवियस ईयर आपने क्या पढ़ा था, या फिर आप नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हो एसक्यूएल के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखो एंड देन इस वीडियो में आओ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इन ब्रीफ बता दूं, हम सिंगल और एग्रीगेट फंक्शंस को देखेंगे क्या होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज को देखेंगे, एंड लास्ट जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एसक्यूएल फंक्शन, कि एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं। प्रीवियसली हमने ऑपरेशंस देखे थे, लेकिन अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप जानते ही हो, फंक्शंस बिल्ड इन ऑपरेशंस होते हैं जिनके अंदर वैल्यूज पुट करो और आपको अपना आउटपुट मिल जाता है। तो ऐसा ही हमारा एसक्यूएल फंक्शन भी है, जिसके अंदर हमको बस वैल्यूज पुट करनी होती है और हमको अपना आउटपुट मिल जाता है। इसमें हमको कोई क्वेरी रन करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड इन होता है। मतलब जैसे कि मान लो अगर आपको कोई डेटा रिट्रीव करना है तो आप क्या करते हो, कोई क्वेरी रन करते हो। तो ऐसे ही क्वेरीज जो बहुत बार बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पर हमको उस पर्टिकुलर क्वेरी को बार बार लिख के रन करने की जरूरत नहीं है। बस हम उस फंक्शन का नाम लेंगे और उसके अंदर पैरामीटर्स असाइन करेंगे, तो वो वर्क करने लग जाएगा और आपको सेम आउटपुट देगा। तो ऐसे ही एसक्यूएल के अंदर दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है सिंगल रो फंक्शन जिसको स्केलर कहते हैं, और एक होता है एग्रीगेट फंक्शन जिसको हम मल्टी रो कहते हैं। अब स्केलर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर रो वर्क करता है, और मल्टी रो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर ग्रुप वर्क करता है। मतलब ये बहुत सारे डेटा को फैच करेगा और ये एक एक डेटा को फैच करेगा, बस इसका इतना ही मतलब है। ठीक है, तो चलिए अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट हम सिंगल रो की बात करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास तीन कैटेगरीज है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट। तो ये तीन ही होते हैं स्केलर के अंदर, जहां पर आपको तीन अलग अलग फंक्शंस कैटेगरीज अवेलेबल होती है। न्यूमेरिक जो कैटेगरी होती है वो बेसिकली पावर, राउंड, मोड जैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम पावर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर पैरामीटर्स असाइन करेंगे और फिर हमारा आउटपुट मिल जाएगा। सेम राउंड लिखेंगे, उसके अंदर पैरामीटर्स असाइन करेंगे और हमारा आउटपुट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट एमओडी स्टैंड फॉर मॉड्यूलस, जहां पर आपको रिमाइंडर की वैल्यू दी जाती है। और फिर स्ट्रिंग कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो, हमको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, मिड वैल्यू चाहिए, लेफ्ट वैल्यू चाहिए, राइट वैल्यू चाहिए। ये सब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं अपने डेटा में से। और डेट में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आपको गिवन होती है। एज पर आवर नीड हम इन अलग अलग कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए मंथ्स, डेट्स, ईटीसी निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा एसक्यूएल सर्वर, जो कि हमने पहले ही से डाउनलोड कर रखा है। इसमें हमको अगर मान लो पावर या फिर आपको राउंड ऑफ करना है या फिर मोड निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे सिलेक्ट पावर, और फिर इसके अंदर आपको अगर 2 का पावर चाहिए तो आप 2 लिखिए, एंड कितने पावर चाहिए तो आप यहाँ पर उनकी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब होगा 2 टू दी पावर 3, जो कि होना चाहिए 8। जैसे आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आउटपुट 8 शो कर रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली ये पावर फंक्शन है। सिमिलरली पावर हटा के अगर आप यहाँ पर मोड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर मॉड्यूलस आएगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलस के लिए सामने एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर 22 कर देता हूँ। एंड जब हम इसको रन करेंगे तो मॉड्यूलस इसका 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 7 जा 21 एंड 1 रिमाइंडर, तो मॉड्यूलस हमारा 1 आ गया। क्लियर है? और तीसरा पॉइंट था हमारा राउंड ऑफ, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, राउंड लिखेंगे, एंड फिर हमारी डिजिट जो कि बेसिकली फ्लोट में होगी, तो पॉइंट डाल के हमने ये डिजिट्स लिख दिए, एंड कॉमा डाल के यहाँ पर आपको वैल्यू असाइन करनी होती है कि कितने फ्लोटिंग कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब कितने आपको डेसिमल वैल्यूज चाहिए।
तो यहाँ पर हमने अगर 3 लिखा है तो ये 3 फ्लोटिंग कैरेक्टर्स तक वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू तक राउंड ऑफ हो गई। यहाँ पर अगर हम 1 लिखते तो ये 1 तक राउंड ऑफ कर देता। ये देखिए 1 तक इसने राउंड ऑफ कर दिया। तो ऐसे हम अपने न्यूमेरिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं डेटास को हैंडल करने के लिए। वहीं पे अगर हम स्ट्रिंग की बात कर लें तो इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर यू केस एंड देन उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को हमको अपर केस करना है तो बेसिकली मैं स्मॉलर लेटर में वर्ड्स लिख देता हूँ एंड देन इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही हम लोअर केस में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमने कुछ अपर कीवर्ड लिख दिए, तो यहाँ पर हम एल करेंगे, एल केस, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर केस में ही कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर आपको लेंथ चाहिए आपके स्ट्रिंग का तो आप लेंथ भी निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, लेंथ कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे एंड देन अपने स्ट्रिंग का नाम लिख दो। जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है, इसकी हमको लेंथ चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपके जितने भी कैरेक्टर्स आपके स्ट्रिंग में प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर देख सकते हो 8 प्रिंट करके दे दिया। तो सेम वे में हम रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे ये कीवर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर अवर नीड। और अगर डेट की बात करें तो आप देख सकते हो हमको क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखना है एंड देन यहाँ पर नाउ लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, आज का डेट जो भी है इन योर कंप्यूटर सिस्टम, अगर वो ऑनलाइन फैच हो रखा है तो अभी का डेट दिखाएगा, या फिर पुराना कोई डेट सेटेड है आपके कंप्यूटर में तो ये पुराना दिखा देगा। तो आप देख सकते हो ये आज का डेट दिखा रहा है। हमको डेट नहीं चाहिए, हमको मंथ चाहिए, तो यहाँ पर आप मंथ कर लो, तो ये आपको मंथ भी शो कर देगा। ये 7th मंथ चल रहा है, ये 7th मंथ चल रहा है। और अगर आपको ईयर चाहिए तो आप ईयर कर लो, ये ईयर दिखा देगा। और अगर आपको पर्टिकुलर डे का नाम जानना है उसके लिए क्या करेंगे, हम डे नेम लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये आज का डे बता देगा कि आज कौन सा डे है। तो ऐसे इसको आप रन करके देख लेते हैं। तो जैसे इसको रन करेंगे आप देख सकते हो फ्राइडे है ये शो कर रहा है। तो ऐसे ये वर्क कर रहा होता है। तो आप इसके अलावा भी ये सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके बुक में भी गिवन है, और ट्राई करके देखो क्या ये आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके मैथ्स फंक्शंस के कीवर्ड जो आपके बुक में टेबल गिवन है प्रॉपर, जहां पर आप देखोगे यहाँ पर पावर, राउंड, मॉड, ईटीसी सारे ही एग्जाम्पल गिवन है। सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रिंग्स के सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपको यूज करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपके उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी गिवन है। तो मैं आपके बुक्स के एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ और बुक्स के ही एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे आप अपने बुक के साथ भी रिलेट कर सको और आपका सिलेबस कंप्लीट कर सको। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट फंक्शंस के सारे ही फंक्शंस अवेलेबल है जो कि ऐसे इस्तेमाल करने हैं, इनका सिंटैक्स भी गिवन है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो देखने के साथ साथ आप इनको ट्राई करो। अब ट्राई करने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सिंपली आप क्रोम में आ जाओ और यहाँ पर सर्च करो WS स्कूल्स। जैसे ही ये रन होगा तो आपके सामने एक वेबसाइट दिखेगी जिसका नाम होगा W3 स्कूल। अब इसमें क्या करना है, लॉगिन कर सकते हो यहाँ पर, आपका मन है। लेकिन अब इसको डायरेक्टली अगर रन करना चाहते हो तो SQL में आ जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कंटेंट बहुत सारा ऑलरेडी अवेलेबल भी है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर आपको इन डिटेल में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, या फिर बुक से रिलेटेड जो आपके बुक के जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स चूज करो और उनको ट्राई करो, और यहीं से आप सीख भी सकते हो। अब ट्राई कहाँ पर करना है, तो आप देखोगे हर एक कमांड सिखाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आता है ट्राई इट योरसेल्फ। तो जैसे क्लिक करोगे ये आपको एक सर्वर दे देगा जहां पर आप इस कोड को लिखने के बाद ट्राई करोगे, ये इजीली रन करके आपको आउटपुट शो कर देगा। तो हमने क्या किया था अभी SQL में कि हमको सिलेक्ट करके अपर केस करना था, तो हमने अपर केस किया, मतलब बेसिकली यू केस किया, और वहां पर क्या करा, हमने स्ट्रिंग को लिखा। तो जैसे रन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी वो वर्क कर रही है।
बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो पहले से डेटाबेस क्रिएटेड है, यहाँ पर लिस्ट गिवन है, इनको आप मॉडिफाई या फिर डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। तो आपसे मत बोलना सर हमारे पास स्टैक नहीं है, डिवाइस नहीं है, तो कहाँ पर हम इसको ट्राई करके देखें। तो बेसिकली आप यहाँ पर मोबाइल से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब तक जो फंक्शंस पढ़े वो तो थे सारे स्केलर फंक्शंस। अब चलिए नेक्स्ट टाइप एग्रीगेटेड फंक्शन को देख लेते हैं। एग्रीगेटेड फंक्शन में आप देखोगे आपके पास मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, काउंट और काउंट ऑल जैसे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपने डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो मैक्सिमम क्या करता है, आपको नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। सम वैल्यू रिटर्न करेगा। मिनिमम मैक्सिमम का उल्टा करेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू देगा। एवरेज एवरेज वैल्यू देगा। काउंट करके आप अपने वैल्यूज को काउंट कर सकते हो। और काउंट ऑल में आपके सारे ही रोज काउंट हो जाएंगे। याद रखना यहाँ पर रो काउंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम के नेम देने होते हैं, इसीलिए यहाँ पर COL लिखा है। क्लियर है इतना। अब चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी और उनके अंदर वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। तो पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ जी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट किया। जैसे रन करेंगे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश ऑल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस टैब नाम से आ गया। फिर उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया। कर लेते हैं टेबल क्रिएट। यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने एक डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद यूज नहीं किया। तो यूज टैब कर लेते हैं। तो जैसे यूज टैब करेंगे मतलब इस डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं। यूज कर लिया। और अब इस टेबल के अंदर जैसे हमको वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एंड रन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एरर आएगा। तो मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकेंड का, आप देख के बताओ यहाँ पर किस वजह से एरर आएगा। यहाँ पर मैंने इसीलिए वो कीवर्ड नहीं लिखी, तो आप देख के बताओ कमेंट्स में कि इसमें क्या नहीं लिखा जिसकी वजह से एरर आएगा। बेसिकली यहाँ पर हमने वैल्यूज नहीं लिखी जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आएगा। जिन्होंने भी आंसर किया वेल एंड गुड। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। बेसिकली अब जैसे हम इसको रन एंटर करेंगे, मतलब इसको हम कोड को रन करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर ये वैल्यूज आ चुकी है। तो हम सारे वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे टेबल की वैल्यूज देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्रीगेटेड टेबल। तो AGG लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अब रन करके देख लेते हैं। हमारे पास हृदय, यश, उज्जवल के 95, 20, 40 रिस्पेक्टिवली नंबर्स अवेलेबल है। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्सिमम और फिर कॉलम का नाम। यहाँ पर हमारा कॉलम का नाम है मार्क्स, फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, AGG, एंड फिर कोलन। अब रन करते ही ये क्या करेगा, आपके मैक्सिमम को रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 95 जो कि हृदय को गिवन थी, इसने रिटर्न कर दी। सिमिलरली अगर मिनिमम करते हैं तो आप बताओ ये किसकी वैल्यू देगा, कौन इतना गधा है जिसकी मिनिमम वैल्यू आई है। तो आप बता सकते हो किसकी आई है। हाँ जी, यश की आई थी जो कि थी 20। क्लियर है। अब अगर हमको सम भी करना है तो ये क्या करेगा, सबकी वैल्यूज को सम कर देगा। तो जैसे इसको रन करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो एग्रीगेट मतलब इनका पूरा जो सम था वो 155 था, जो कि यहाँ पर आपको करके दे दिया इसने। यहाँ पर हम काउंट भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे और फिर अपने कॉलम का नाम दे देंगे। तो जैसे ही काउंट किया तो आप देखोगे 3 कॉलम थे, तो इसने यहाँ पर इजीली प्रेजेंट करके काउंट करके दे दिया। तो ऐसे हम काउंट भी कर सकते हैं। अब काउंट ऑल भी एक फंक्शन था जहां पर एस्ट्रिक आता, तो इसको भी करके देख लेते हैं। ये भी सेम ही रिटर्न करेगा, ये 3 काउंट करके दे दे रहा है। तो ये थे कुछ हमारे एग्रीगेटेड फंक्शन जो हमको डेटा हैंडलिंग के टाइम काम आता है।
तो ये आपके बुक में भी अवेलेबल है टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट चिपकाया है, इसीलिए ये थोड़ा ब्लर है, लेकिन अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको इजीली इनके फंक्शंस और इनके सिंटैक्स यहाँ पर गिवन है, दिख जाएगा। फिर एक चीज जो रह गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या करा, डिस्टिंग कीवर्ड का इस्तेमाल किया। तो डिस्टिंग कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, आपके यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो इसका सिंटैक्स भी सिमिलर है, बस आप काउंट लिखो फिर उस कॉलम के सामने डिस्टिंग लिख दो, तो आपके इंडिविजुअल जो डिस्टिंग यूनिक वैल्यूज है वो रिटर्न करके दे देगा। हमारे टेबल में हमारे तीनों ही वैल्यूज यूनिक है, तो यहाँ पर इसका असर नहीं होगा। लेकिन जहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज होती है आपके टेबल में, जैसे मान लो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, आपके स्कूल रिकॉर्ड है, तो वहां पर दो बच्चे का नाम तो सेम हो सकता है ना, तो वहां पर आप डिस्टिंग कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में क्या होता है, हम ग्रुप बाय कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को ग्रुप करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, तो इसके लिए हम W3 स्कूल का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी टेबल नहीं है जहाँ पर ग्रुप बाय को अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। मैं W3 स्कूल सर्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे आप इसको अच्छे से सीख भी सकोगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं इन ब्रीफ बता दूं, यहाँ पे डेटाबेस गिवन है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपके टेबल्स गिवन है, और ये आपको दिखा भी रहा है कि यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं जहाँ पर हमको ग्रुप बाय करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। अब हमको काउंट करना है अपने कस्टमर आईडी को कि सेम कंट्री में कितने हैं। तो कस्टमर आईडी लिख देता हूँ, और कंट्री चाहिए तो हम कंट्री वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अवर टेबल जो कि है कस्टमर्स, और इसको ग्रुप कर दे, तो ग्रुप बाय क्या कंट्री। तो ये क्या करेगा, एक कंट्री में जितने भी सेम आपके कस्टमर आईडी है, मतलब कस्टमर प्रेजेंट है, उनको ये काउंट करके आपको दे देगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि सेम कंट्री में जितने भी कस्टमर्स प्रेजेंट है उनको ये काउंट करके दे देगा। तो जैसे इसको रन करता हूँ, आप देखोगे अर्जेंटीना में 3 कस्टमर्स हैं, तो इसने काउंट करके दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 है, ब्राजील में 9 है, फ्रांस में 11 है, तो ये ऐसे काउंट करके आपको दे दे रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर कंट्री को हटाकर सिटी भी डाल सकते हैं कि ग्रुप कर दो सिटी वाइज, तो ये सिटी वाइज आपको ग्रुप करके दे देगा। कि यहाँ पर आप देख सकते हो एचिन में 1 है, बेसिकली हर एक सिटी में एक ही है, तो यहाँ पर दिखा रहा है। नहीं, आप देख सकते हो मैक्सिको DF में 5 बंदे रहते हैं, और अगर हम नेंटेस की बात करें वहां पर 2 पीपल प्रेजेंट है, तो ऐसे आप ग्रुप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक और फंक्शन आता है ऑर्डर बाय, उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल डेटा कर लेता हूँ फ्रॉम कस्टमर्स, और उसको ऑर्डर बाय कर देना है, मतलब एक सॉर्टिंग फिल्टर अप्लाई कर देना है कि आपको असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए। इसके लिए आप एक रेफरेंस डाल सकते हो कि ऑर्डर बाय नेम कर दो। तो ये क्या करेगा, नेम के अकॉर्डिंग आपके डेटा को सॉर्ट कर देगा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई असेंडिंग में करे या फिर डिसेंडिंग में करे, उससे रिगार्डिंग कोई कीवर्ड नहीं लिखी, तो इसका बाय डिफॉल्ट इसको असेंडिंग में ही करता है, ये इसका इंटरनल फीचर है। तो हमने कुछ नहीं लिखा, तो हमने जैसे ही कुछ नहीं लिखा तो ये असेंडिंग में ही ले आएगा। बेसिकली यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नेम जैसा कोई कॉलम है ही नहीं, तो ये करे किसको, तो यहाँ पर कस्टमर नेम का एक कॉलम है, तो ये कस्टमर नेम लिखने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कस्टमर के नेम के हिसाब से इसने ऑर्डर बाय कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, फिर बी से शुरू हो रहा है, फिर जैसे नीचे आओगे सी से शुरू हो रहा है। हम ऑर्डर बाय नेम 2 एलिमेंट भी डाल सकते हैं कि सिटी भी कर दे, तो सिटी के हिसाब से भी ये ऑर्डर बाय करेगा। यहाँ पर देखो कि ए से तो शुरू हो रहा है लेकिन सिटी इसका बी है, फिर ए से शुरू हो रहा है लेकिन सिटी इसका एम है, तो फिर सिटी इसका एल है, तो इस हिसाब से ये ऑर्डर बाय कर रहा है। अब ये तो थी असेंडिंग ऑर्डर की, लेकिन हम यहाँ पर जैसे DSC लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। यहाँ पर देखो अब W से नाम स्टार्ट हो रहे हैं कि वोल्स्की, विलियम, तो ऐसे हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं जब भी हमको अपना डेटा सॉर्ट करना हो विथ रेफरेंस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। तो ये थे हमारे ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय कीवर्ड का इस्तेमाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक भी है, जो कि है जॉइंस या फिर सेट ऑपरेशंस कह लो इन SQL। यहाँ पर आपके पास 3 कैटेगरी है जो कि है यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस। यूनियन क्या करता है, बेसिकली 2 टेबल को जोड़ने के काम आता है। इंटरसेक्ट 2 टेबल के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनको निकालने के काम आता है, और माइनस एक टेबल को दूसरे टेबल से माइनस करने के काम आता है। इसको और डिटेल में देख लेते हैं विद ग्राफ।
तो आप और अच्छे से समझोगे। पहला है हमारा यूनियन ऑपरेशन। आप देख सकते हो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमने म्यूजिक टेबल को डांस टेबल से ज्वाइन कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और हमारा नॉर्मल सा ही सिंटैक्स रहता है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 2 और बीच में बस लिख देंगे यूनियन। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो ये तो रहे हमारे सिंटैक्स, लेकिन ये हमारे टेबल डांस और म्यूजिक, जहाँ पर 4 एक टेबल में जो कि है डांस और 5 बच्चे जो कि म्यूजिक टेबल में अवेलेबल है। तो अगर हम इसको यूनियन करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कुछ इस प्रकार कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 1 3 5। यहाँ पर 2 और 4 कहाँ पर गया? बेसिकली यूनियन डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड्स है उनको कंसिडर नहीं करता, लेकिन अगर आपको उनको भी कंसिडर करवाना है तो आप बेसिकली यूनियन ऑल कर दो। यहाँ पर जैसे यूनियन ऑल करोगे आपके वो रिकॉर्ड्स भी ऐड हो जाएंगे। तो ये था इसका सिंटैक्स। सिमिलरली हमारा जो ऑपरेशन है इंटरसेक्ट का, उसमें हम यूनियन की जगह इंटरसेक्ट लिखते हैं तो आपका बीच का जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो आपको शो कर देता है। इसका भी सिंटैक्स देख सकते हो सेम ही है। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहोगे तो आप देखोगे जो हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स थे मायरा और संजय, यहाँ पर ये शो कर रहा है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखो रोल नंबर 2 मायरा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। रोल नंबर 4 संजय यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन कॉमन को ही तो दिखाता है। यहाँ पर कॉमन जो भी डेटा थे वो यहाँ पर शो कर रहा है। एंड देन आता है हमारा माइनस। तो माइनस में क्या होता है, एक टेबल दूसरे टेबल से माइनस हो जाता है, मतलब कॉमन जो थे वो बेसिकली यहाँ से माइनस हो जाएगा। इसका यही मतलब हुआ। और इसका कीवर्ड है MINUS, माइनस, सिंपल। अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि आप देखोगे कि हमारा संजय और माहिरा माइनस हो गई। तो ये 3 जो टेबल में एट्रीब्यूट्स थे मतलब रिकॉर्ड्स थे ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है क्रॉस जॉइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या करता है, टेबल 1 के रोज से टेबल 2 के रोज को इनटू कर देता है और फिर आपके आउटपुट शो करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सा सिंटैक्स, बस यहाँ पर कॉमा डाल के दूसरे टेबल का नाम लिख दो, सिंपल। इसमें कोई कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना, बस सिलेक्ट ऑल करो टेबल 1 एंड कॉमा टेबल 2। तो ये क्या करेगा, क्रॉस ज्वाइन कर देगा। क्रॉस ज्वाइन में आप देखोगे ये जो 4 बच्चे हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इन 5 बच्चों के साथ, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। मतलब ये बेसिकली क्रॉस ज्वाइन कर रहा है। इसका एस्टिमेट भी अगर निकालना चाहो तो 4 इंटू 5 कर दो, कितने हो रहे, 20। तो अगर आप काउंट करोगे तो ये 20 ही रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 4 रो को हमने 5 रो से इंटू किया तो हमारे टोटल रो बने 20, जो कि क्रॉस ज्वाइन का प्रोडक्ट है। इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा क्योंकि आई होप इतना आप अंडरस्टैंड कर ही चुके हो कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो जो जॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली इन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जो हमने अभी भी देखा भी था। इनको आप सिस्टमेटिकली यहाँ पर देख सकते हो। इनर जॉइंट क्या होता है, जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट था उसको हम इनर जॉइंट कहते हैं। वैसे ही हमारे पास लेफ्ट जॉइंट होता है जब हम लेफ्ट टेबल को राइट के साथ ज्वाइन करते हैं। सिमिलरली राइट जॉइन होता है जो इसको क्या करता है, राइट टेबल को लेफ्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। और फुल आउटर जॉइन होता है जो दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, जो कि था यूनियन। तो ये थे हमारे कुछ सिनोनिम्स जो हम टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं जॉइंट से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एसक्यूएल के बारे में आपके कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर हो चुके हैं एंड आई विश आप बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करोगे क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी लिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।